एवरीवन, मैं कुमारी आबिदा बेगम, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय कमला देवी राठी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़। मैं एमए द्वितीय सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के चतुर्थ प्रश्न पत्र भारत की विदेश नीति की इकाई 4 के टॉपिक भारत एवं आणविक निशस्त्रीकरण के भाग 1 में भूमिका, निशस्त्रीकरण का अर्थ, आवश्यकता, भारत का परमाणु कार्यक्रम, भारत की परमाणु नीति 1968 के बारे में बताने जा रही हूँ। भूमिका के अंतर्गत मैं यह बताना चाहती हूँ कि 21वीं शताब्दी का युग परमाणु शक्ति का युग है। भारत विश्व के उन बहुत कम देशों में गिना जाता है जिनको परमाणु क्षमता युक्त कहा जा सकता है। विश्व में जिस वक्त परमाणु शक्ति के बारे में खोज हो रही थी, तकरीबन उसी वक्त प्रतिभाशाली वैज्ञानिक होमी भाभा ने जवाहरलाल नेहरू जी को पत्र लिखकर आज़ाद भारत में परमाणु विकास हेतु प्रेरित किया था। जिस समय आइंस्टीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को यह बता रहे थे कि परमाणु शक्ति का उपयोग जापान और जर्मनी जैसे विकट शत्रु को हराने और ध्वस्त करने के लिए किया जा सकता है, उसी वक्त होमी भाभा अणु विभाजन के शांतिपूर्वक दोहन की दूरदर्शिता पर विचार कर रहे थे। भारतीय परमाणु विकास की यह खासियत है कि इसे शुरू से ही सरकार, वैज्ञानिकों, पूंजीपतियों का सहयोग मिला। भाभा धनवान पारसी परिवार के वंशज थे और टाटा वंश के समाज सेवी लोक कल्याणकारी संस्कारों से ओतप्रोत थे। भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही नेहरू और भाभा के प्रयासों से टाटा प्रतिष्ठान द्वारा जुटाए गए संसाधनों के जरिए भारत में परमाणु शोध शुरू हो चुका था। शुरू से ही भारत परमाणु शोध की अगली कतार में रहा। इसका मकसद शांति को मजबूती प्रदान करने वाले अग्रणी नेता इससे घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे। भारत की परमाणु निशस्त्रीकरण की नीति रही है। भारत की परमाणु नीति से पहले हम निशस्त्रीकरण का व्यापक अध्ययन करने के लिए इसके अर्थ को समझेंगे। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में होने वाले विध्वंसक परिणामों ने जाहिर कर दिया कि युद्ध की इस भयावह स्थिति को समूल खत्म करने हेतु मानवता की हिफाजत के लिए उन साधनों को खत्म करें जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी और पश्चिमी शक्ति में विभाजन हुआ। दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा ने निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा उपस्थित की। दोनों ही पक्ष एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनने का भरसक प्रयत्न करने लगे और परमाणु शस्त्रों की वृद्धि करने में लग गए। इसलिए निशस्त्रीकरण की जरूरत महसूस हुई। मार्गेंथो के अनुसार निशस्त्रीकरण कुछ या समस्त शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है, जिससे शस्त्रीकरण की दौड़ का अंत हो। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता के बारे में बताना चाहूँगी कि ये हमें कई कारणों से पड़ी। पहला पॉइंट है आर्थिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण। शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा, उनके निर्माण पर जो खर्च विभिन्न देशों द्वारा किया जा रहा है, यदि वही खर्च मानव समुदाय की दशा सुधारने और जनहितकारी कार्यों में किया जाए तो दुनिया के सब व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी और उन्हें इन कठिनाइयों से नहीं जूझना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है विश्व शांति हेतु आवश्यक। कोहन के अनुसार निशस्त्रीकरण द्वारा राष्ट्रों के भय और मतभेद को कम करके शांतिपूर्ण समझौते की प्रक्रिया को सुविधामय व शक्तिशाली बनाया जा सकता है। हैडली बुल के अनुसार शस्त्रों की होड़ स्वयं तनाव की अभिव्यक्ति है, अतः अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी लाने के लिए निशस्त्रीकरण अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात है आणविक खतरे से बचाव हेतु। यदि आणविक युद्ध से विश्व को बचाना है तो निशस्त्रीकरण ही एकमात्र उपाय है। नाभिकीय और आणविक शस्त्रों की होड़ ने विश्व के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी है।
निशस्त्रीकरण को अपनाकर ही इससे बचा जा सकता है। चौथा पॉइंट है नैतिक दृष्टि से जरूरी। निशस्त्रीकरण नैतिक नजरिए से इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी सुरक्षा हेतु अन्य देशों की मौजूदा और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य और जीवन को घातक और विनाशकारी विकिरण नाभिकीय शस्त्रों द्वारा खतरे में डाले। अगला पॉइंट है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद खत्म करने हेतु। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को बढ़ाने पर शक्ति में वृद्धि और शस्त्रों की बढ़ोतरी जरूरी होगी। शस्त्रों का विकास युद्ध का कारण बनेगा, इसलिए निशस्त्रीकरण का होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है समस्याओं का शांतिपूर्ण हल। निशस्त्रीकरण पर चलकर देश पारस्परिक विवादों को बातचीत, शांतिपूर्ण समाधान एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे। इससे युद्ध की संभावनाएं कम होगी, अंतर्राष्ट्रीय तनाव घटेगा, विकास का पथ प्रशस्त होगा। आगे मैं भारत के परमाणु कार्यक्रम पर प्रकाश डालूंगी। भारतीय राजनयिक संघर्ष के स्थान पर संवाद को ज्यादा उचित मानते हैं। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय असहयोग आंदोलन, सलाह मशविरा, विवादों के शांतिपूर्ण हल, परामर्श जैसे उपायों को अपनाया था। नेहरू जी भी निशस्त्रीकरण के पक्षधर थे। नेहरू जी की विदेश नीति का मुख्य आधार विश्व शांति की स्थापना, उसका संवर्धन और निशस्त्रीकरण थे। पर इसका मतलब यह नहीं कि परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग से नेहरू जी को कोई परहेज था। उन्होंने बिजली ऊर्जा के उत्पादन, चिकित्सा और खेती के क्षेत्र में विकास के लिए भाभा को लगातार प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने वैज्ञानिक विवेक के अनुसार उन्हें परियोजनाओं के नियोजन, संचालन की पूरी छूट दी। भाभा को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत संपर्कों का फायदा उठाते हुए मुंबई के समीप तारापुर में कनाडा की सहायता से अप्सरा नामक परमाणु भट्टी संयंत्र के निर्माण में सफलता हासिल की। उनकी यह भी उपलब्धि थी कि भारतीय वैज्ञानिकों की एक युवा पीढ़ी को विशेषज्ञ परमाणु वैज्ञानिकों के रूप में ट्रेंड किया। अब हम परमाणु निशस्त्रीकरण के 1947 से 1964 के पीरियड में नेहरू जी के शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व एवं पंचशील से लेकर 1962 में चीन के साथ सैनिक मुठभेड़ तक परमाणु निशस्त्रीकरण के अभियान में नेहरू जी को लगा हुआ पाते हैं। वे जानते थे कि 100% निशस्त्रीकरण संभव नहीं है, पर परमाणु अस्त्र प्रसार को रोकना निहायत जरूरी है। उनके प्रयासों से आंशिक परमाणु परीक्षण रोक संधि तथा परमाणु परीक्षण रोक संधि पर हस्ताक्षर हो सके। अगली बात है शास्त्रीकालीन परमाणु नीति। शास्त्री जी राष्ट्रहित और प्रतिरक्षा के संबंध में ज्यादा यथार्थवादी दृष्टिकोण से सोचते थे। उन्हें भारत की स्वाधीनता के साथ कोई समझौता स्वीकार्य नहीं था। भारत की परमाणु नीति 1968 के बारे में बताना चाहती हूँ कि परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में सन 1968 की अणु अप्रसार संधि एक महत्वपूर्ण संधि है, पर भारत ने इस अणु अप्रसार संधि पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इस संदर्भ में भारत ने 2 कारण बताए। पहला, इस संधि में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि चीन की परमाणु शक्ति से भारत की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सकेगी। दूसरा पॉइंट है, इस संधि पर हस्ताक्षर करने का मतलब यह होता है कि भारत अपने विकसित परमाणु अनुसंधान के आधार पर परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस बात का महत्व 18 मई 1974 को खुलकर हमारे सामने आया, जब भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। यह इसलिए किया गया कि भारत को यह पता चल सके कि परमाणु शक्ति के क्या क्या शांतिपूर्ण उपयोग हो सकते हैं तथा भारत परमाणु शक्ति की सहायता से
अपने विकास कार्यों को किस तरह आगे बढ़ा सकता है। परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भारत अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल परमाणु अस्त्र बनाने में कभी नहीं करेगा। पोखरण परीक्षण 1974 के बाद भारत की अंदरूनी राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव हुआ। 1975 का आपातकाल, 1975 से 1980 के दौरान भारतीय परमाणु कार्यक्रम में शिथिलता, राजनीतिक नेतृत्व की संकल्पहीनता और इच्छा शक्ति की कमी का परिणाम थी। जनता सरकार के समय परमाणु नीति 1977 से 1980 के वक्त भारत की परमाणु नीति के बारे में नीति निर्देश तो नहीं, पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने एक पक्षीय घोषणा की कि भारत कभी भी किसी भी हालत में परमाणु अस्त्र नहीं बनाएगा। 1980 में श्रीमती गांधी के सत्तासीन होने पर परमाणु नीति निर्धारण का काम पुनः शुरू हो गया। परमाणु निशस्त्रीकरण पर 6 देशों की पहल के संदर्भ में बताना चाहती हूँ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर जनवरी 1985 में नई दिल्ली में 6 देशों की एक शिखर वार्ता हुई। इसमें भारत के अलावा तंजानिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, यूनान और स्वीडन के शासनाध्यक्षों ने मिलकर परमाणु शक्तियों से अपील की कि वे निशस्त्रीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाएं। अक्टूबर 1992 में हरारे में एक राष्ट्र मंडलीय देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी से एक विदेशी पत्रकार ने पूछा था कि यदि अन्य देश अणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाएं, तो क्या भारत भी हस्ताक्षर के लिए तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री राव ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया था, अणु अप्रसार संधि पर भारत का रुख सुस्पष्ट है, पर दूसरों की देखा देखी इस संधि पर हस्ताक्षर कदापि नहीं करेगा। यदि उसने हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया तो वह इससे पहले अपने हितों और अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हुए मामले के औचित्य पर पूरी तरह से विचार करेगा। भारत और न्यूयॉर्क समीक्षा सम्मेलन 1970 में अणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई, जिसके प्रावधानों के तहत 25 वर्ष बाद इसकी समीक्षा होनी थी। अतएव 17 अप्रैल 1995 से संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में तकरीबन 4 सप्ताह का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 178 देशों ने शिरकत की। सम्मेलन के फैसले के अनुसार इसे अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया। अपने विरोध को दृढ़तापूर्वक दर्ज करवाने के लिए भारत ने न्यूयॉर्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया। आगे हम भारत द्वारा सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जून 1996 में भारत ने सीटीबीटी यानी परमाणु परीक्षण रोक संधि पर दस्तखत करने से स्पष्टतः इनकार कर दिया। भारत के अनुसार सीटीबीटी का प्रस्तावित दस्तावेज हम अपने मौजूदा रूप में भेदभावपूर्ण कमियों से युक्त और अधूरा है। भारत ने कहा कि वो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा में अपनी एटमी विकल्प की स्थिति को खुला रखेगा और सुरक्षा हितों को ध्यान में रखेगा। भारत का व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि का मकसद सिर्फ विस्फोटों के परीक्षण को बंद करना नहीं था, बल्कि नाभिकीय हथियारों के गुणात्मक विकास और उनके परिष्करण को विस्फोट या अन्य माध्यमों से रोकना था। भारतीय मूल प्रस्ताव 26 जनवरी 1996 को प्रस्तुत किया गया, जिसका मतलब व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि को एक सहमत कालावधि के बीच नाभिकीय हथियारों को खत्म करने के साथ जोड़ना है। भारतीय प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया गया। अतः 20 जून 1996 को ठोस रूप से भारत ने कहा कि वह इस संधि को इसके मौजूदा रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। जेनेवा में निशस्त्रीकरण के संबंध में चल रहे 61 देशों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख अरुंधति घोष ने
स्पष्ट कहा कि भारत ऐसी सीटीबीटी पर न अभी न ही बाद में हस्ताक्षर करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय संधि वार्ता में इस संधि को लागू करने की यह शर्त असाधारण लगती है कि यह तभी लागू होगी जब भारत समेत अन्य 44 देश इसका समर्थन करेंगे। भारत ने कहा कि वह प्रारूप को स्वीकार करने का विरोध करने हेतु बाध्य होगा। 10 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 50वें सत्र में जेनेवा में वार्ता के समय जिस मसौदा संधि पर मतैक्य नहीं हुआ था, उससे मिलते जुलते मसौदे पर संधि पाठ करने का एक संकल्प रखा। इस पर हुए मतदान में भारत ने भूटान और लीबिया के साथ संकल्प का विरोध किया, जबकि क्यूबा, तंजानिया, लेबनान, सीरिया, मॉरिशस ने मतदान में भाग नहीं लिया। 158 देशों ने इस संकल्प के पक्ष में मत दिया। मतदान के पहले आम बहस के दौरान अनेक गुटनिरपेक्ष देशों ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के बीच नाभिकीय शस्त्रों को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। 11 सितंबर 1996 को संसद में अपने स्वतः वक्तव्य में विदेश मंत्री ने दोहराया कि भारत संधि पर अपना विरोध जारी रखेगा और इसके वर्तमान स्वरूप पर दस्तखत नहीं करेगा। प्रथम भाग समाप्त हुआ।